हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। ये क्लास 9th का लेक्चर है, मैटर इज आवर सराउंडिंग, पार्ट 4। इससे पहले मैंने इसके ऊपर 3 लेक्चर बनाए हैं। जहाँ तक मतलब जो तीसरा लेक्चर है वहाँ तक हमने डिस्कस की थी कि स्टेट ऑफ द मैटर जो होती है लिक्विड, सॉलिड और गैस होती है। ये तीनों होती है वेरिएशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। आज इस लेक्चर में हम आपको 2 स्टेट की बात करेंगे, सॉलिड और लिक्विड। और इसके बाद जो 5वां पार्ट बनाएंगे उसके अंदर हम आपको गैस के बारे में बात करेंगे और इन तीनों का कंपेयर करके हम आपको बताएंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, जो कि 5 नंबर में हमेशा पूछा ही जाता है हर एक स्कूल में। पर एम जो है सिलेबस कंप्लीट करना नहीं, कंसेप्ट क्लियर करना है। तो आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेट ऑफ द मैटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट। अगर आपने 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पहले वो 3 लेक्चर देख लें, उसके बाद इस लेक्चर को आप शुरू कीजिएगा। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट होते हैं, ये हमने आपको पहले भी बताया है। इन तीनों स्टेट को आज हम थोड़ा एक हाइपोथेटिकल डायग्राम के थ्रू देखते हैं। हमने कहा ये बॉक्स सॉलिड का है, ये बॉक्स लिक्विड का है और ये बॉक्स गैस का है। अब हमारे पास है क्वेश्चन कि ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है, इसमें पार्टिकल्स के जो अरेंजमेंट है क्या उसमें कोई डिफरेंस होगा? तो देखते हैं। हमने कहा ये मैंने सॉलिड के लिए बनाया, हाइपोथेटिकल डायग्राम है तो एक्यूरेट तो नहीं है। ये मैंने कहा लिक्विड और ये मैंने कहा गैस। ये 3 मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। क्या आपको ये तीनों में डिफरेंस दिख रहा है? जो सॉलिड के केस में जो हमने डायग्राम बनाया है, बॉक्स बनाए हैं, उसमें हमने पार्टिकल्स के बीच के गैप को अगर हम देखें तो बहुत ही कम है, मतलब कॉम्पैक्ट रूप में सब बिल्कुल पैक्ड हैं। पर लिक्विड के केस में जो है पार्टिकल्स वो थोड़ा दूर दूर हैं और गैस के केस में बहुत दूर दूर हैं। जो ये 2 पार्टिकल्स के बीच का जो एक गैप है इसे हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। तो ये जो है 3 जो अभी आपने देखा, ये 3 सॉलिड, लिक्विड, गैस का हाइपोथेटिकल मॉडल में डिफरेंस दिखाया मैंने। अगर हम यहाँ पे बुक्स की बात करें तो बुक्स एक सॉलिड है, टेबल भी सॉलिड है और शुगर या साल्ट के क्रिस्टल भी सॉलिड होते हैं। अगर हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर हम एक ये जैसे बॉक्स है, हमने कहा इसके अंदर सॉलिड चीज़ें हैं, जैसे ये हमने कहा सॉलिड है। अब ये सॉलिड है तो इनके बीच में स्पेस कम है। अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाएं तो क्या होगा? फोर्स लगाएंगे तो कन्फर्म में हमें पता है कि फोर्स लगाएंगे तो इसके पार्टिकल्स मूव करेंगे, क्योंकि पार्टिकल्स मूव तब करते हैं जब बीच में स्पेस होता है। यहाँ पे स्पेस है नहीं, जब स्पेस नहीं तो क्या है, मूव तो नहीं करेंगे, मतलब मूव करने के लिए स्पेस ही नहीं है तो मूव तो करेंगे नहीं। मतलब क्या है कि वो अपने शेप को रिटेन करके रखेंगे, अपने शेप को फिक्स करके रखेंगे, वो रिजिड की तरह रहेंगे, अपनी रिजिडिटी को बिल्कुल सही से रखेंगे और उसमें कंप्रेसिबिलिटी का फीचर नहीं होगा। न्यूटन का 3rd नियम कहता है कि जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उधर से फोर्स वापस भी अप्लाई होगा, क्योंकि वो उधर से घसकेंगे नहीं और वो क्या करेंगे, अपोजिट फोर्स लगाएंगे, मतलब अपनी बॉडी को वो रिटेन करके रखेंगे, अपने बाउंड्रीज को एक बाउंड्री कंफर्म करके रखेंगे कि ये बाउंड्री तक ही है। चाहे आप टेबल के केस में कहे या बुक्स के केस में कहे या शुगर क्रिस्टल के केस में करें। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है ज़रूर कमेंट करके पूछे, क्योंकि मेन एम कंसेप्ट क्लियर करना है, ना कि क्या कहते हैं उसे, सिलेबस पूरा करना। सिलेबस तो पूरा होता ही रहेगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे कि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप कोई भी प्रॉब्लम हो उसे आप बिल्कुल ईजी रूप से क्रैक कर सकें। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है कि शेप डेफिनिट होती है,
डिस्टिनेक्ट बाउंड्रीज होती है, वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी का फीचर नहीं होता है और बॉडी रिजिड होती है, मतलब मेंटेन करती है अपने शेप को। अब अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, जैसे ये तो हमने कहा कि ठीक ऐसा ऐसा फीचर है। अब दिमाग में क्वेश्चन कुछ आया कि रबर बैंड, देखा ही होगा, रबर बैंड से कभी किसी को चोट भी लगा होगा। क्या रबर बैंड एक सॉलिड है? अगर है तो हमने कहा इसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी का कोई फीचर तो है नहीं, तो हम कैसे मान लें कि ये सॉलिड है? तो देखते हैं रबर बैंड क्या होता है। एक रबर बैंड अगर हमने अज्यूम किया तो उस रबर बैंड को खींचते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। वो रबर बैंड को जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं, जैसे ही उसको छोड़ते हैं, तैसे रबर बैंड अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। हमने क्या कहा था? सॉलिड जो होता है शेप को रिटेन करता है, रिजिड होता है। तो एक फीचर यहाँ पे मिली कि रबर बैंड अपने मेन फीचर सॉलिड स्टेट को रिटेन कर रहा। दूसरा मैंने कहा था सॉलिड स्टेट में बाउंड्री डिस्टिनेक्ट होती है, तो रबर बैंड में भी आपको पता चलेगा बाउंड्री डिस्टिनेक्ट है। क्या होगा अगर हम फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर दें? रबर बैंड टूट जाएगा। क्या बता रहा? कि पार्टिकल से बना हुआ है। थोड़ी देर आप पुराने लेक्चर में जाए, वहाँ पे मैंने देखा रखा है कि हमने वहाँ पे आपको दिखाया था कि सॉलिड को भी अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर फोर्स अप्लाई कर दे तो वो टूट जाता है। यहाँ पे भी अगर हम थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर अप्लाई कर दे तो वो रबर बैंड टूट जाएगा। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है? थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है? किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की एक कैपेसिटी की लिमिट होती है। उस लिमिट के ऊपर अगर तुम कोई भी चीज़ दोगे वो पर्सन रिएक्ट जरूर करेगा। जैसे रबर का टूट जाना एक रिएक्शन है रबर का। उनके पार्टिकल्स के बीच में जितने भी फोर्स थे, जिसको वो कैपेसिटी थी उनकी अनुभव सहन करने की, उससे ज़्यादा तुमने फोर्स अप्लाई कर दिया, वो टूट के दो टुकड़े में हो गए। तो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर तक के फोर्स को अगर अप्लाई करते हैं तो सॉलिड टुकड़ों में टूट जाती है। मतलब सहनशीलता, सॉलिड रिटेन तो करती है अपनी बॉडी को, लेकिन वो टूट भी जल्दी जाती है। और चूंकि रबर बैंड रिटेन करती है अपनी बॉडी को, इसलिए उसे हम एज अ सॉलिड कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा है शुगर और साल्ट का केस, कि ये दोनों को अगर किसी भी हम किसी भी जार में रखते हैं तो वो उसका शेप ले लेता है। तो क्या ये सॉलिड है? आप कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि आप अभी थोड़ी देर पहले मैंने शुगर के मतलब क्रिस्टल दिखाए थे। आप उस क्रिस्टल से अंदाज़ा लगाइए और आप थोड़ा अपना ब्रेन यूज करके हमें कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएं। नहीं आपको होगा तो हम खुद बताएंगे। 24 घंटे के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। हम देखना चाहते हैं कि आप कितने लोग इसका आंसर सही दे रहे हैं। तीसरा हम स्पंज की बात करते हैं। तो स्पंज के लिए, स्पंज जो होती है क्या सॉलिड है? क्योंकि स्पंज में कंप्रेस कर सकते हैं, वो कंप्रेसिबल है, क्या सॉलिड है? स्पंज जो टर्म है वो पोरीफेरा होता है। पोरीफेरा, पोरीफेरा क्या है? पोरीफेरा जो होता है ये एनिमल्स बायोडाइवर्सिटी की एक पूरी की पूरी फाइलम है। उसमें पोरी का मतलब होता है पोर, पोर का मतलब होता है होल, और बेरा का मतलब होता है रखने वाला। यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा कि कुछ होल दिख रहे हैं, और ये होल जो हैं इसके अंदर एयर ट्रैप्ड होती है। तो जैसे ही इसके अंदर एयर ट्रैप होती है, जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, ये एयर एक्सपेल्ड आउट हो जाती है और कंप्रेस हो जाती है। तो यहाँ पे जो कंप्रेशन का जो फीचर आया वो क्यों आया? होल में प्रेजेंट एयर के लिए कारण, ना कि स्पंज के पार्टिकल्स के कारण। तो क्या है कि स्पंज का पार्टिकल्स जो है वो तो रिटेन है अपने ओरिजिनल पोजीशन में। कंप्रेसिबल का फीचर कौन दे रहा? एयर दे रहा है। मतलब क्या है कि एयर के कारण कंप्रेसिबल का फीचर है, उस स्पंज के बॉडी के कारण नहीं। इसलिए स्पंज एक सॉलिड है। लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में फिक्स शेप नहीं होती है, वॉल्यूम जो है फिक्स्ड होती है। यही कारण है कि शेप फिक्स्ड ना होने के और वॉल्यूम फिक्स्ड होने के कारण जिस भी हम जार में जहाँ भी हम लिक्विड को रखते हैं, पानी को बाल्टी में रखे या गिलास में, वो गिलास का ही शेप ले लेता है। दूसरा, ये रिजिड नहीं होता है। अगर हम पानी को पॉलीथीन में रखें, पॉलीथीन को दबाए नीचे से, तो पानी ऊपर की तरफ आ जाएगा। मतलब ये नहीं कि वो जहाँ पे है वहाँ पे एक अपोजिट फोर्स लगा कर रिजिड हो जाए। और ये फीचर जो है फ्लूइड कहलाता है, फ्लूइडिटी का फीचर कहलाता है, फ्लो हो जाना किसी अनदर ऑब्जेक्ट पे। और वो फ्लो कैसे होगा? चेंज करके शेप को।
सॉलिड और लिक्विड जो है ये दोनों के दोनों हमारा डिफ्यूज होते हैं लिक्विड में, और रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड का ज़्यादा है कंपेयर टू सॉलिड। रीज़न क्या है? क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लिक्विड के केस में ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड के केस में। यहाँ पे सोचना है कि मैटर और एनर्जी से पूरा यूनिवर्स बना है। ऐसा क्या रीज़न था कि ये मैटर जो है 3 तरीके से आए? क्योंकि यहाँ पे जीवन डाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है, डाइवर्सिटी है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। हम लैंड पे रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, हर जगह है। तो ये जो एडॉप्टेशन है, एडॉप्टेशन मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अपने आप को मतलब ढाल लेना। तो ये जो एडॉप्टेशन है ये क्या हमने खुद किया है? नहीं। एडॉप्टेशन जो होती है नेचर के, तुम अपने आप को किसी एनवायरनमेंट में ढाल लेते हो, पर वहाँ पर नेचर का इन्फ्लुएंस बहुत ही सही से होता है। और नेचर के बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर, बायोटिक मतलब लिविंग फैक्टर, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर, दोनों के कंट्रीब्यूशन से तुम सर्वाइव करोगे या नहीं करोगे ये डिपेंड करता है। जो भी ऑर्गेनिज्म इन दोनों के बैलेंस को से डिसबैलेंस होते हैं, इन दोनों के इफेक्ट को नहीं संभाल पाते हैं, नहीं बैलेंस कर पाते, वो स्पीशीज पृथ्वी पर से एक्सटिंक्ट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। वो किसी भी रीजन से हो सकते हैं, वो चाहे बायोटिक फैक्टर के डिसबैलेंस से हो या अबायोटिक फैक्टर के डिसबैलेंस से हो। यही कारण है कि कहा जाता है इन्वायरमेंट को सेव करो। 5 जून मना लिया गया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में, पर हमने सिर्फ मनाया, सेव नहीं किया। सेव करो, नहीं तो हमारी भी प्रजातियाँ एक्सटिंक्ट हो जाएगी कुछ दिन बाद। तो ये जो हम जिंदा हैं पृथ्वी पे क्यों हैं, वाटर में क्यों हैं? जिंदा होने के लिए एनर्जी चाहिए, बॉडी सर्वाइव करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाना खाने से। खाना खाने से एनर्जी कैसे मिलती है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन को लेना क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। तो हम तो ब्रीदिंग करते हैं। अगर गैस लिक्विड में डिफ्यूज ना हो या गैस में डिफ्यूज ना हो, ऑक्सीजन एयर में मैच ना करे, तो क्या होगा? हमें ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं और हम मर जाएंगे। तो सेम अगर डिफ्यूजन लिक्विड में गैस का ना हो तो क्या एक्वेटिक एनिमल्स जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव ही इसी बेस पे करते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन डिजोल्व रूप में लेते जो कि वाटर में है। यही है कि इन्वायरमेंट ने एक एडॉप्टेशन दी, एक फीचर दिया लिक्विड का कि लिक्विड के अंदर सॉलिड, गैस सभी चीज़ डिफ्यूज होते हैं और उसमें पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर प्लेस पे उस एक फीचर्स का यूज़ करके ऑर्गेनिज्म सर्वाइव होता है। तो जो एक क्वेश्चन है कि लिविंग क्रिएचर जो होती है वो कैसे सर्वाइव होती है? अंडर दी वाटर। तो एक्वेटिक एनिमल्स कहाँ से लेते हैं? डिजोल्व ऑक्सीजन से लेते हैं अपना गैस, ऑक्सीजन वाटर में जो डिजोल्व है उससे लेते हैं और उससे वो सर्वाइव करते हैं। लिक्विड स्टेट का जो पार्टिकल्स के बीच का गैप है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड स्टेट, और गैप ज़्यादा है मतलब उनके पार्टिकल फ्री मूव करेंगे। ये जो 2 नोट्स थे, जो 2 पॉइंट बताया, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझिए क्योंकि चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, कोई भी कंपटीशन दे रहे हो, वहाँ पे ये ज़रूर पूछा जाता है या वहाँ पे बच्चा बहुत ही छोटी सी गलती कर देता है क्योंकि उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। एडॉप्टेशन समझने की कोशिश है। हर एक स्टडी तुम नेचर में ढूंढो, अपने ऊपर देखो, तुम खुद एक मॉडल ऑर्गेनिज्म हो हर एक चीज़ की स्टडी करने के लिए, चाहे वो साइंस हो या सोशल साइंस हो, लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो। अगर तुम्हें लिविंग थिंग्स की स्टडी करें तो अपने ऊपर, नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करो तो तुम देखो तुम्हारे ऊपर क्या इसका कोई इफेक्ट है, अगर है तो किस रूप में है, नहीं है तो क्यों है। ये सब अगर तुमने सोचा, ये सब तुमने देखा और अगर इसको तुमने माइंड में रख के स्टडी की तो तुम्हारे कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे और तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम ज़्यादा क्लियर करोगे, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पर्टिकुलर थिंग्स पे बहुत ही अच्छी होगी। और अगर तुम हमारे वीडियो देखते रहते हो लगातार तो शायद 10 या 5% हम तुम्हारी सोच को ज़रूर बदल देंगे, स्टडी करने का तरीका हम ज़रूर बदल देंगे। डायरेक्ट हम अभी तो संपर्क में नहीं आ सकते, लेकिन ये वीडियो के थ्रू हम आपसे ज़रूर संपर्क में रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएं और लाइक कर दिया करो यार, और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल।
कुछ बुरी बातें तो हम बता नहीं रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कभी भी सेल्फिश ना बने, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें दूसरों का, क्या पता कहीं पे वो हेल्प आपके काम आ सके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कोविड-19 के चक्कर में जो आपने पढ़ाई के नुकसान किए हैं, कृपया सुधर जाइए और पढ़ते रहिए। 3 लेक्चर मेरे जाके ज़रूर देखना, चाहे बड़ी क्लास में हो या छोटी क्लास में हो, लेक्चर्स सारे देखो। टाइम तुम्हारा किल नहीं होगा, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। थैंक यू।